अगर उस प्राचीन काली सोने की तलवार की विशेषताओं के कारण ऐसा न होता तो जियांग यांग जब उससे कूदा होता तो वह आधा अपंग हो गया होता। बेशक इसका संबंध जियांग यांग के युद्ध अनुभव से है। उनकी मौजूदा लड़ने की शैली को कौशल से रहित केवल संख्यात्मक मूल्यों पर आधारित कहा जा सकता है। लोहे पर प्रहार करने के लिए कठोर होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि आपको अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता है। जियांग यांग ने चारों ओर नजर डाली। उस घिनौनी छिपकली के साथ लड़ाई बहुत ही गतिशील थी और इसने कई ज़ोंबी को आकर्षित किया था। ये ज़ॉम्बी न केवल उस पर हमला कर रहे हैं बल्कि उस गंदी छिपकली पर भी हमला कर रहे हैं। आखिरकार वे एक ही प्रजाति के नहीं हैं, न ही एक ही जगह के हैं। तेजी से लड़ना होगा। ज़ॉम्बी में मौजूद वायरस संक्रामक है। जियांग यांग ने अमेरिकी टीम का सीरम इंजेक्ट करवाया है और वह पेशेवर नहीं है, इसलिए यह पता नहीं है कि वह वायरस से प्रतिरक्षित हो सकता है या नहीं। उस विशाल आकार की गंदी छिपकली ने कई ज़ॉम्बी को आकर्षित किया, जबकि ऊपर के 3 लोगों ने उस गंदी छिपकली का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उन्मत्त होकर हमला किया। जियांग यांग ने गंदी छिपकली के करीब जाने का मौका देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और फिर काले सोने के प्राचीन चाकू से एक चांदी की रोशनी फूट पड़ी, जैसे एक अर्धचंद्र। मानसिक शक्ति कम हो गई और थोड़ी देर के लिए चक्कर आने लगे। हथियार कौशल अर्धचंद्र स्लैश। प्राचीन काले सोने के चाकू से चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी और चाकू की रोशनी 7 या 8 मीटर दूर तक फैलकर जमीन पर बड़े बड़े निशान छोड़ रही थी। उस घिनौनी मॉनिटर छिपकली ने दर्द भरी दहाड़ मारी। उसकी मोटी गर्दन पर खून की एक लकीर दिखाई दी और उसके आसपास के कुछ ज़ॉम्बी रास्ते में ही कटकर अलग हो गए। बड़े भाई जियांग। ये किंगवेई ने एक बार फिर हरे रंग की रोशनी उत्पन्न की और उसे जियांग यांग की ओर फेंका। शरीर में प्रवाहित हो रही गर्म ऊर्जा के कारण जियांग यांग को कुछ होश आ गया। कछुआ। उस कौशल का उपयोग करने में अभी अभी उसकी लगभग 40 ऊर्जा अंक खर्च हो गए। यह सीधे तौर पर खाली करने के बराबर है। इसी वजह से मुझे थोड़े समय के लिए चक्कर आने लगे क्योंकि मेरी आत्मा बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई थी और इस कौशल की शक्ति भी बहुत अधिक है। यह एक ही वार में उस घिनौनी छिपकली का सिर काट देता है और साथ ही आसपास के कई ज़ॉम्बी को भी मार डालता है। काले सोने के प्राचीन चाकू के हैंडल से एक गर्म धारा प्रवाहित हुई और जियांग यांग के हाथ तक पहुंची और फिर यह गर्म धारा पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे चोट ठीक हो गई और थकान दूर हो गई। पहले युद्ध में जीत, वाह। जियांग यांग गंदी छिपकली के सिर के पास गया और एक प्राचीन काले सोने के चाकू से उसके दांत तोड़ दिए। उसी समय उसने सिर से एक छोटा हरा मनका निकाला। नाम दलदली विष मनका। क्रम स्तर। प्रस्तावना। गंदी मॉनिटर छिपकली को मारने से प्राप्त लाभों का उपयोग हथियारों को मजबूत करने और उनमें विषैले गुण जोड़ने के लिए किया जा सकता है। फसल ठीक है। जियांग यांग ने दांत और जहर की गोलियां अंतरिक्ष गोदाम में रख दी और चलते फिरते ज़ॉम्बी की ओर देखने के लिए मुड़ गया। यह घिनौनी मॉनिटर छिपकली एक लेवल 1 मॉन्स्टर है, लेकिन इनमें से ज्यादातर ज़ॉम्बी लेवल 0 के हैं। ये सभी ज़ॉम्बी लगभग 1 सप्ताह में पहले स्तर में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय इन ज़ॉम्बी की गति और ताकत में बहुत अधिक वृद्धि होगी, जिससे इन्हें मारना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और दुनिया के अंत के इस चरण में इन ज़ॉम्बी की ताकत और गति बच्चों जितनी भी अच्छी नहीं है और कुछ ज़ॉम्बी के अंग विकृत हैं और वे लंगड़ाकर चलते हैं। ज़ॉम्बी को मारने का यह सबसे आसान समय है। इस समय ऊपर मौजूद तीनों लोग स्तब्ध रह गए और उनके शरीर अकड़ गए। श्याओवान ने अपनी बड़ी और जीवंत आंखों को भी पोंछा। कछुए, मैंने क्या देखा? उस युवा स्वामी ने चांदी की रोशनी का एक टुकड़ा लहराया और फिर उस राक्षस को मार डाला। यह बच्चा इतना शक्तिशाली कब बन गया? हर दिन वह नौजवान जो सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना जानता है, अगर उसे गुर्दे की बीमारी ना हो तो ठीक है, लेकिन क्या सच में उसके पास इतनी युद्ध क्षमता है? ऐसा लगता है कि मुझे अपने युवा स्वामी को फिर से जानना होगा। हालांकि शियाओवान आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक सुखद मुस्कान थी। अब जब दुनिया प्रलय की ओर बढ़ रही है तो युवा स्वामी इतना शक्तिशाली हो गया है कि मुझे अब उसकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे अभी भी इस बच्चे की जरूरत है मेरी रक्षा करने के लिए। यह सोचकर कि उसके सबसे बड़े युवा स्वामी जो उसकी देखभाल कर रहे हैं का ऐसा पक्ष भी है, शियाओवान को सुख दुख में उनके साथ रहने का गर्व भी महसूस हुआ। वो ले सदमे से उबरने के बाद चुप हो गया। उसने और अधिक शक्ति की चाह में अपनी मुठियां भींच ली। अन्यथा यंग मास्टर जियांग की दयालुता का प्रतिफल देना बिल्कुल असंभव होगा। वह जानता है कि उसकी बुद्धि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसका एकमात्र काम गुंडागर्दी करना है। अगर मालिक गुंडे से ज्यादा ताकतवर है तो उसे गुंडे की जरूरत ही क्या है? दरअसल वह बहुत ज्यादा सोचता था। जियांग यांग को बस एक घिनौना मानव ढाल चाहिए था। ये किंगवेई न केवल हैरान थी बल्कि उसने प्रशंसा भी की। भाई जियांग को इतनी सारी बातें पता है कि वह एक अलौकिक व्यक्ति बन सकता है और भाई जियांग को पाना निश्चित रूप से आसान नहीं है। और तो और बिग ब्रदर जियांग ने सच में झूठ नहीं बोला। जैसे ही कोई खतरा महसूस होगा वह तुरंत मेरी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेगा। मुझे अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करना होगा और उसे चोट नहीं लगने देनी होगी। यह देखकर कि जियांग यांग ने छिपकली जैसे राक्षस से निपट लिया है, शियाओवान ने तुरंत एक सुरक्षा रस्सी निकाली और उसे नीचे फेंक दिया। गुरुजी, जल्दी ऊपर आइए। पहले इसे हटाओ, मेरे पास कुछ और योजनाएं हैं। जियांग यांग ने चाकू घुमाकर कुछ ज़ॉम्बीज को मार डाला। इस अवस्था में ज़ॉम्बीज बहुत ही भद्दे और धीमे थे। जियांग यांग की शारीरिक क्षमता आम लोगों से 5 गुना अधिक थी, इसलिए वे उसका मुकाबला नहीं कर सके। अगर ऐसा है तो क्या मुझे पहले ये फैन की किस्मत आजमानी चाहिए? जियांग यांग ने लिंजियांग विश्वविद्यालय की दिशा में देखा। उनका आलीशान होटल लिंजियांग विश्वविद्यालय के बहुत करीब था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये फैन लिंजियांग विश्वविद्यालय के पास ही पहुंचा होगा और वह शायद अंदर जाने की योजना बना रहा होगा। 7 साल के विश्वयुद्ध के अनुभव रखने वाले ये फैन का सामना करते हुए जियांग यांग को अभी भी अपने दिल में कुछ दबाव महसूस हो रहा था। यह सोचते ही जियांग यांग की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक कौंध गई और उसने ऊपर की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया। तुम तीनों अच्छे से छिप जाओ, मैं लिंजियांग विश्वविद्यालय जाकर वापस आकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। आखिरकार जियांग यांग लिंजियांग विश्वविद्यालय की दिशा में भागा। होटल का पहले से ही जीर्णोद्धार हो चुका है, क्या कुछ समय के लिए वहां रहना खतरनाक होगा? फिल्टर नॉक्स जैसे राक्षस दुर्लभ है और थोड़े समय में दोबारा दिखाई नहीं देंगे।
अब उसे सबसे पहले ये फैन के अवसर का लाभ उठाना होगा। वह वंशानुगत पेशा ही ये फैन के भविष्य के उत्थान की नींव है। उसी समय जियांग यांग किसी और को ढूंढना चाहता था, लिंडा विश्वविद्यालय की सुंदरी, केंडो क्लब का तुरुप का पत्ता और भविष्य की महाशक्ति। एक व्यक्ति की शक्ति बहुत कम होती है। जियांग यांग को एक टीम की जरूरत है, एक ऐसी टीम जो अंतिम समय में भी टिक सके, और उसने इस टीम के लिए उम्मीदवारों का चयन पहले ही कर लिया है। कम से कम मूल पुस्तक में ये फैन के सभी साथी अपरिहार्य है, लेकिन जियांग यांग ये फैन से एक कदम आगे रहते हुए इन लोगों को खत्म करना चाहता है। पास ही से चरमराहट और किचकिचाने की आवाज आ रही थी। यह हड्डियों के चबाने की आवाज थी। कियूचान ने कैंडो सूट पहना हुआ था और वह अलमारी में छिप गई। अलमारी के छेद से वह कैंडो क्लब के मार्शल आर्ट अखाड़े में एक बदसूरत राक्षस को घूमते हुए देख सकती थी। अधिकांश सहपाठी और शिक्षक अब चलते फिरते मुर्दों जैसे राक्षसों में बदल गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों और उपन्यासों की कल्पनाएं एक दिन हकीकत बन जाएंगी। कियूचान ने बुदबुदाते हुए कैंडो क्लब के हथियार रैक की ओर देखा, जो साधना के लिए लकड़ी की तलवारों से भरा हुआ था। सबसे ऊपर एक अनोखा टैंक चाकू रखा है। यह तब से वही रखा है जब वह पहली बार कैंडो क्लब में आई थी। कहा जाता है कि यह स्कूल की शुरुआत से ही संग्रह का हिस्सा है, जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। जहां तक तांग युग की तलवारों के अस्तित्व की बात है, वास्तव में तलवारों और तलवारों के बीच कोई अंतर नहीं है, और पड़ोसी द्वीप देश का कैंडो भी समुराई तलवारों से ही किया जाता है। ज़ॉम्बी को हाथ से फाड़ना जाहिर तौर पर नामुमकिन है, इसलिए उसकी अगली योजना स्पष्ट है। 1 2 3 कियूचान ने कैंडो क्लब में मौजूद ज़ोबी की गिनती की, और कुल मिलाकर 5 ज़ोबी थे। इसके अलावा एक ज़ोबी है जिसकी गर्दन विशेष रूप से लंबी है, जो शायद एक उत्परिवर्तित ज़ोबी या कुछ और हो सकता है। कुल 6 प्रश्न है, क्या आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं? कियूचान ने गहरी सांस ली। यह तलवारबाजी का सामान्य अभ्यास नहीं है, इसमें जीवन और मृत्यु का कोई भय नहीं है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। उसने अनुमान लगाया कि वह हथियार रखने वाले रैक से लगभग 5 मीटर दूर थी, और सबसे नजदीकी ज़ोबी केवल 3 मीटर दूर था। हालांकि ये ज़ॉम्बी बहुत ही बुद्धिहीन है, और कियूचान का मानना है कि अगर वह अपने दिमाग को स्थिर कर ले और सामान्य रूप से काम करे तो कोई समस्या नहीं होगी। पलक झपकते ही कियूचान की आंखों से दृढ़ और तीक्ष्ण प्रकाश की एक किरण निकली। उसी समय उसने अलमारी का दरवाजा जोर से खोला। उसका कोमल शरीर चीते की तरह फुर्तीला था, और वह हथियारों के रैक की ओर दौड़ पड़ी। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, आसपास मौजूद ज़ोबी ने भी हलचल को भांप लिया और एक के बाद एक दौड़कर उसकी ओर आ गए। जियांग यांग तेजी से दौड़ा। उसकी शारीरिक क्षमता आम लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक थी, जिससे वह हवा के झोंके की तरह दौड़ता था, और सामान्य ज़ोबी को उसकी हलचल का पता चलने के बाद उसके पास आने का समय ही नहीं मिला। मूल पुस्तक के अनुसार ये फैन को विरासत में मिली नौकरी स्कूल के पीछे पहाड़ में स्थित ताइजी झील के पुल पर है। वह लिनजियांग विश्वविद्यालय से भी है, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से ताइची झील की दिशा पता होगी। ताइजी झील के बारे में सोचते हुए जियांग यांग ने पहले से ही कुछ जानकारी जुटा ली। लिनजियांग विश्वविद्यालय की ताइजी झील की स्थापना स्कूल की शुरुआत में नहीं हुई थी। दरअसल यह स्कूल की स्थापना से पहले से मौजूद था, और यह कई वर्षों के इतिहास वाली एक छोटी झील है। जो चीजें लंबे समय तक अस्तित्व में रहती हैं, जिनकी कहानियां और युग जुड़े होते हैं, वे पौराणिक वस्तुएं या हथियार बन जाती हैं। यही बात लंबे इतिहास वाले दर्शनीय स्थलों पर भी लागू होती है, और वे पवित्र स्थान और गुफाएं भी हो सकते हैं। स्कूल की स्थापना से पहले भी यह मौजूद था, कम से कम 200 वर्षों के इतिहास के साथ। जियांग यांग को इस अवधि के दौरान क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं थी, और वह जांच के माध्यम से भी इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन इतना जानना ही काफी था कि अवसर कहाँ था। जियांग यांग ने अपनी मौजूदगी नहीं छिपाई। वैसे भी वे ज़ॉम्बी बहुत धीमी गति से प्रतिक्रिया कर रहे थे। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, तब तक वह बहुत दूर भाग चुका था, और चाहकर भी वह उनका पीछा नहीं कर सकता था। दरअसल लिनजियांग विश्वविद्यालय में न केवल कई ज़ॉम्बी हैं, बल्कि कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो ज़ॉम्बी नहीं बने हैं। इस समय जियांग यांग द्वारा मचाई गई हलचल ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। देखो, बाहर सुपरमैन है। सुपरमैन कैसा? इतनी तेजी से भागो, फ्लैश। क्या यह दोस्त जन्म से ही लंबी दूरी की दौड़ का अभ्यास कर रहा है? एक शिक्षण भवन में खिड़की के पास हडर्ड लोगों का एक समूह जियांग यांग को परिसर पार करते हुए सदमे में देख रहा था। उनकी आंखें उस गति को देखकर चौड़ी हो गई थी जो मानवीय नहीं हो सकती थी। माध्यमिक विद्यालय के दूसरे वर्ष में पढ़ रहे दोनों युवकों ने प्रेमपूर्वक चिल्लाया, भाई हमें बचाओ, हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। दोनों ने अपना सिर बाहर निकाला और पूरी ताकत से चिल्लाए, जबकि उनके बगल में बैठे सहपाठियों ने जल्दी से अपने मुंह ढक लिए। क्या तुम दोनों बीमार हो? इससे ज़ॉम्बीज़ आकर्षित होंगे। तुम्हें किस बात का डर है? क्या यहाँ कोई फ्लैश नहीं है? अरे यार, क्या तुमने उसे कमर में होल्स्टर पहने देखा? वो असली फ्लैश नहीं है। क्या वो हमें बचाने आएगा? अगर तुम मारे नहीं गए तो तुम ठीक रहोगे। कई सहपाठियों ने अपने मुंह कसकर बंद कर लिए, और इसी क्षण कक्षा के दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। यह सब तुम्हारी गलती है, अब तो ज़ॉम्बी आकर्षित हो रहे हैं। लानत है। लोगों के एक समूह ने क्रोधित होकर मदद के लिए पुकार रहे 2 लोगों को अंधाधुंध जमीन पर गिरा दिया और उन्हें रगड़ा। ऐसी कई मिलती जुलती स्थितियां हैं। लिनजियांग विश्वविद्यालय में बचे हुए कई लोग कक्षा में छिप गए और उन्होंने जियांग यांग को देखा। शुरुआत में लगे सदमे से लेकर उत्साह और फिर अंत में मिले अभिशाप तक। जियांग यांग दौड़कर स्कूल के पिछले हिस्से की ओर गया। उसने उन लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए तो सुना ही होगा, लेकिन क्या इसका उससे कोई लेना देना था? सिवाय इसके कि वह उसी जाति का है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सच कहें तो जियांग यांग इस दुनिया का नहीं है। आधा अधूरा रिश्ता तो है ही नहीं, उसे इसे क्यों बचाना चाहिए? अवसरों की खोज करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोगों को बचाना ही नायक का कर्तव्य होना चाहिए। जियांग यांग केवल नायक के अवसर को छीनने और फिर नायक की बहन और अन्य लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए जिम्मेदार है। यही जियांग यांग का अंतिम लक्ष्य है। लिनजियांग विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, लेकिन जियांग यांग की शारीरिक क्षमता उससे 5 गुना अधिक है। वह हवा की तरह फुर्तीला है और जल्द ही विश्वविद्यालय के पीछे स्थित पहाड़ पर पहुंच गया। लिनजियांग विश्वविद्यालय के पीछे स्थित पहाड़ वास्तव में एक छोटा सा चट्टानी टीला है। यह विश्वविद्यालय का एक दर्शनीय स्थल है और वह जगह है जहां आधी रात को कई लोग मिलते हैं।
जब मैं यहाँ आया तो एक जानी पहचानी याद मेरे मन में उमड़ पड़ी। जियांग यांग अचानक असहाय हो गया था। मूल मालिक वास्तव में अक्षम है। दरअसल मैंने आधी रात को इस चट्टानी बगीचे में कई लड़कियों को जबरदस्ती घुसा दिया था। यह सब एक ही जगह है, बस समय अलग अलग है। यह कहा जा सकता है कि वे लड़कियां कतार में खड़ी हैं। इसका मूल मालिक भी एक अद्भुत प्राणी है। ऐसी रचना को तो 6 गुर्दे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर बड़ी संख्या में सप्लीमेंट्स का समर्थन न होता तो यह बहुत पहले की बात होती। लेकिन अब चूंकि वह ड्रग्स का सेवन नहीं करता है, इसलिए वह केवल अपनी शारीरिक क्षमता के दम पर मूल मालिक के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ताइजी झील ठीक पीछे वाले पहाड़ के बगल में थी, लेकिन जियांग यांग इस समय रुक गया। ऐसा लगता है कि ताइजी झील के ऊपर कोई है। मूल पुस्तक में जब ये फैन अफसरों की तलाश में आया तो वहां कोई नहीं था। गलत। मूल पुस्तक में जब ये फैन अफसरों की तलाश में आया था तब दुनिया के अंत के एक दिन बाद का समय था, न कि इस समय का। यदि समय अनुकूल नहीं होगा तो क्या उत्तराधिकार संबंधी पेशा सामने नहीं आएगा? जियांग यांग को मूल पुस्तक में वर्णित दृश्य याद आया, जिसमें ये फैन ताइजी झील के पुल पर आया और उस पर एक गुप्त क्षेत्र खोला। एक ऐसे स्तर में प्रवेश किया जो एक तरह की परीक्षा थी, और उसे पार करते हुए विरासत में मिले पेशे ड्रैगन टोटेम को हासिल कर लिया। अगर मैं जल्दी आ जाऊं तो क्या यह रहस्यमयी लोक प्रकट नहीं होगा? यह सोचते ही जियांग यांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और उसी क्षण ताइजी झील से अचानक एक चीख सुनाई दी। बदबूदार कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटवार करने की? अच्छे कपड़े पहने एक युवक एक लड़की को घूंसे और लात मार रहा था। जब जियांग यांग ये किंगवेई को कैंपस ले गया था तब गू ताओ ने ही उसे तकिया दिया था। अभी भी एक पुराना परिचित। जियांग यांग चट्टानों के पीछे छिपकर निगरानी करने लगा। उस पत्थर के बगीचे में कुछ मरे हुए ज़ॉम्बी पड़े हैं, उनके सिर और शरीर चकनाचूर हो चुके हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस समूह के लोगों ने ही ऐसा किया होगा। गू ताओ ने लड़की को सबक सिखाने के बाद चापलूसी भरी मुस्कान के साथ एक दागदार चेहरे के सामने से गुजर गया। भाई ओंग, बाद में उसे पहले अंदर जाने दो। भाई ओंग नाम के उस आदमी ने गू ताओ के सिर पर थपथपाया और ठंडी आवाज में पूछा, तुम अच्छे आदमी नहीं हो? आखिर वह तुम्हारी भी औरत है। अगर तुम उसे नहीं चाहते तो मत चाहो। अरे क्या बात है? गू ताओ ने मौके का फायदा उठाते हुए स्कारफेस पर सिगरेट जलाई और उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। मैंने बहुत सी महिलाओं के साथ समय बिताया है, और यह तो पैसे की पूजा करने वाली कुतिया है। वैसे भी शायद इससे कोई खतरा नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, तो उसे जाने दो। भाई ओंग के बोलने के बाद गू ताओ ने अभी अभी उस महिला के बाल उठाए और ताइजी झील के पुल की ओर चल पड़ा। नहीं गू ताओ, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मुझे और भी मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा। महिला ने दया की भीख मांगी, लेकिन गू ताओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ताइजी झील का पुल भी घुमावदार है, जो काले और सफेद हिस्सों में बंटा हुआ है। काले और सफेद हिस्सों के मिलान बिंदु पर एक छोटा सा मंडप है, और इस छोटे मंडप के अंदर एक प्रवेश द्वार दिखाई देता है। पोर्टल में एक सुनहरा प्रभा मंडल है। यह गुप्त लोक का द्वार है। जियांग यांग मूल पुस्तक की कहानी को याद करते हुए इस गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए चट्टानी टीले पर लेट गया। ये फैन दुनिया के अंत के ठीक एक दिन बाद यहाँ आया था, और अब इस गुप्त स्थान का पता चल गया है। और कुछ नहीं तो ये सभी लोग अंदर से ही मर गए। गुप्त लोग भी खतरनाक होते हैं। अंतिम दिनों में हर चीज की गुप्त रूप से कीमत तय होती है। यदि आप विरासत में कोई पद पाना चाहते हैं तो आपको मृत्यु का जोखिम उठाना पड़ेगा। ताइजी झील के किनारे लगभग लोग हैं, और उनमें से 8 या 9 उत्साही लोग हैं जो टाइट्स और मटर के जूते पहनते हैं। बाकी सभी लिंजियांग विश्वविद्यालय के छात्र हैं। 5 पुरुष, 6 महिलाएं, और अब 5 ही बचे हैं, क्योंकि जिसे गू ताओ रोके हुए था उसे उसने गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार में फेंक दिया है। भाई ओंग, आपको क्या लगता है कि वह कब बाहर आएगी? गू ताओ ने ताली बजाई, और जब वह आत्मा बालकों के नेता बॉस के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराने ही वाला था कि उसे एक चटकने की आवाज सुनाई दी। उन्हें भाई योंग के अचानक थप्पड़ से भी चोट लगी।